दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस पे। दोस्तों इससे पहले मैंने सोशल साइंस के 2 वीडियो अपलोड किए थे जिसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आपको मैं बता देता हूं कि यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर है जिसमें चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड। तो चैप्टर फर्स्ट के वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार देख लीजिएगा। आज मैं उससे आगे बढ़ के आपको चैप्टर सेकेंड बताने वाला हूं, मतलब यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है भारत के संसाधन द्वितीय, मतलब कि भारत के संसाधन का जो चैप्टर सेकेंड है वो आज मैं आपको बताने। यूनिट सेकेंड से मतलब चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड से 3 2 और प्लस 2 मतलब 6 और 2 8 और 2 10 अंकों का यहाँ से कुल आने वाला है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। एक प्रश्न आपको वहां से मिलने वाला है और इसके अथवा में जो प्रश्न हमें मिलने वाले हैं वो यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आप देख लीजिए 3 नंबर और 2 नंबर, मतलब कि हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हमें जो भी प्रश्न है उसका उत्तर थोड़ा कम शब्दों में लिखना है, मतलब कि 30 से 50 शब्दों में इसका उत्तर हमें लिखना है। तो हम यहाँ देखेंगे 3 नंबर और 2 नंबर के लिए प्रश्न और साथ में आपको कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताते रहूंगा। तो दोस्तों इसमें सेकेंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबी और खरीफ की फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। यदि आप इंग्लिश मीडियम में है तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप देख लीजिए एमपी 2018, 2019 और 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स क्या होती है और इसके बीच में हमें अंतर बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आज अंतर स्पष्ट कर देता हूँ। परीक्षा में कोई भी 3 अंतर लिखने के लिए यह प्रश्न आता है क्योंकि हमें यहाँ पर 3 नंबर का ही प्रश्न मिलता है। तो 3 नंबर के लिए हमें 3 अंतर लिखना रहता है। रबी की फसलें वे फसलें होती जो इस समय में बोई जाती है। आप देख रहे होंगे इस समय महीना चल रहा है हमारा नवंबर, तो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाने वाली फसलें होती है वह रबी की फसलें होती है। मैं आपको समय बता रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर मतलब की जो ठंडी के सीजन में जो फसलें बोई जाती है वह रबी की फसलें होती है, और जो बारिश के मौसम में मतलब वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती है वो खरीफ की फसलें होती है। तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। एक बार पुनः सुन लीजिए, अब के समय मतलब कि अभी का जो सीजन चल रहा है फसल के हिसाब से रबी की फसलें बोई जाती है और वर्षा ऋतु में खरीफ की फसलें बोई जाती है। तो हम दोनों में अंतर देखेंगे क्या है। एक अंतर मैं आपको बता चुका हूं, तो इसे और हम देखेंगे। वे फसलें जो शरद ऋतु के आगमन और दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। सबसे पहले आप जान लीजिए शरद ऋतु क्या होती है। तो शरद ऋतु होती है अक्टूबर और नवंबर का महीना, मतलब कि बारिश जैसे ही खत्म होती है उसके बाद तापमान एकदम तेजी से बढ़ता है, जो कि असहनीय होता है, धीरे धीरे वह तापमान गिर जाता है और ठंडी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों वही समय होता है अक्टूबर नवंबर का, जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं। तो वे फसलें जो शरद ऋतु के आगमन और दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मतलब कि दीपावली समझ लीजिए आप, दीपावली और नवरात्रि के बाद जो फसलें बोई जाती है तो वे फसलें होती है रबी की फसलें। तो आपको परीक्षा में लिखना है वे फसलें जो शरद ऋतु के आगमन दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। यदि हम बात करें खरीफ की फसलों का, तो वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ, ध्यान से सुनिए, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ और जून जुलाई में बोई जाती है, मतलब कि यदि स्कूल के बच्चे उस समय एडमिशन लेते हैं जून जुलाई में ये फसलें बोई जाती है। अब यदि हम बात करें दूसरे अंतर की, तो यह ग्रीष्म ऋतु के आगमन मतलब कि मार्च और अप्रैल में पक के तैयार हो जाती है, कटने के लिए तैयार हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु के आगमन मतलब कि जब हमारे एग्जाम होते हैं, मतलब कि मार्च और अप्रैल में यह फसलें कटने के लिए तैयार हो जाती है। यह ग्रीष्म ऋतु के आगमन मतलब गर्मी का जब मौसम का आगमन होता है तो मार्च और अप्रैल में पक के तैयार हो जाती है कटने के लिए। और यह फसलें क्या होती है शरद ऋतु के अंत। शरद ऋतु का मतलब कि वही अक्टूबर नवंबर का महीना, जब हम नवरात्रि से पहले का समय देखते हैं, मतलब कि जब हम नवरात्रि और दीपावली के बीच का समय देखते हैं उस समय में खरीफ की फसलें काटी जाती है। और अब यदि हम बात करें तीसरे अंतर की, तो रबी की फसलें हैं प्रमुख रूप से गेहूं है, चना है, सरसों है, जौ है। यदि आप खेती से संबंधित है तो आप देखेंगे खेतों में अभी इस समय गेहूं बोया गया हो, और मध्य प्रदेश में तो दोस्तों प्रमुख रूप से गेहूं और चने की फसल की जाती है, और आप देखेंगे सरसों और जौ भी इसी समय बोया जाता है। यदि हम खरीफ की फसलों की बात करें तो इसमें सोयाबीन है,
ज्वार है, बाजरा है और कपास है। तो दोस्तों कपास इसकी प्रमुख फसल है। आपको कपास का नाम तो लिखना है। और सोयाबीन भी मध्य प्रदेश में काफी मात्रा में बोई जाती है। तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? सोयाबीन है, बाजरा है और कपास है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? क्रांति यहाँ पर 4 है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हरित क्रांति है, फिर है श्वेत क्रांति, फिर है नीली क्रांति, उसके बाद पीली क्रांति और गुलाबी क्रांति। यदि इन क्रांतियों में से एक न एक प्रश्न यहाँ पर परीक्षा में आता ही है, लेकिन इस वर्ष आपको परीक्षा में मिलने वाला है हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, जो कि 2018 में परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन में इसे क्यों बोल रहा हूँ? ग्रीन रेवोल्यूशन इंपोर्टेंट है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यह गवर्नमेंट के रिवीजन टेस्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों हरित क्रांति को आपको इस वर्ष इंपोर्टेंट मानना है और इसे करना ही है। तो हरित क्रांति का जो तात्पर्य होता है, हरित क्रांति मतलब की होता है हरा, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब यदि हम हरित क्रांति को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे बीजों का उत्पादन करना पड़ेगा और अच्छे बीजों का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह इसका आंसर, तो इसका उत्तर आपको लिखना है हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में वृद्धि से है, जो अधिक उपज देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीकी के परिणाम स्वरूप की गई थी। अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की ही देन है। इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है और कीटनाशक का भी हमें उपयोग करना है। और सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य, यदि हमने फसल को उत्पादित तो कर दिया, लेकिन यदि सरकार उसके लिए समर्थन मूल्य हमें नहीं देगी तो हमें क्या, किसानों को क्या होगा? नुकसान होगा। इसके लिए सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य ऐसा मूल्य होता है दोस्तों, सरकार एक मूल्य निर्धारित कर देती है, व्यापारी को उससे कम रेट में फसल को खरीदना नहीं होता है। अब यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट रेवोल्यूशन? यह आपका 2016 में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों यह क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित थी और इसे ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया था। इसका उद्देश्य था कि डेयरी उत्पादों को बढ़ाना और अच्छी गुणवत्ता वाले जो पशु होते हैं और ऐसे पशु जो ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादित करे, ऐसे पशुओं का पालन करना किसानों को बताया गया और किसानों के दूध को डेयरी के माध्यम से बाजार तक लाने की कोशिश की गई। दोस्तों यही श्वेत क्रांति है। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है कि श्वेत क्रांति कपास से संबंधित थी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कपास भी श्वेत होता है और दूध भी श्वेत होता है। तो आपको लिखना है कि श्वेत क्रांति कपास से नहीं बल्कि दूध से संबंधित थी, मिल्क प्रोडक्शन से ये रिलेटेड थी। अब यदि हम बात करें नीली क्रांति की, दोस्तों यह जो श्वेत क्रांति है और नीली क्रांति है, यह जो प्रश्न के उत्तर मैंने नहीं लिखे हैं, आपको बुक में देखना है, लेकिन ये प्रश्न आप देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप अपने स्कूल में अपने टीचर के माध्यम से और बुक में इसके पूरी डिटेल में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और आपको लगता है कि इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करवाना है तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। अब यदि हम बात करें नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित थी। इसमें मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। दोस्तों आपको पता है भारत में मछली को अधिक मात्रा में भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इससे भरण पोषण होता है, इसलिए मछली उत्पादन की भी एक सरकार द्वारा योजना चलाई गई थी जिसे हम नीली क्रांति कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ से यह प्रश्न और यह प्रश्न और साथ ही यह प्रश्न आने की पूरी संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। आपको ये मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन के, आपको मिलेगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 46 पे आप देखेंगे तो 2013 और 2015 में यह प्रश्न आया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हमें इससे फाइनेंशियल कैसे प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अति महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि को भारत की आत्मा कहा जाता है। गांधी जी ने भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए काफी अपने विचार रखे हैं। दोस्तों कृषि ही भारत के लिए आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा
योगदान देती है। आपको पता है दोस्तों 17% आबादी जो है वह कृषि से अपना भरण पोषण करती है। 2/3 हिस्सा भारत की कृषि पर निर्भर है और रोजगार उनको यहीं से मिलता है। दोस्तों भारत कृषि प्रधान देश है, मैं आपको पुनः बता देता हूं, क्योंकि हमें कपास और भोजन और जितनी भी फसलें होती है और तेल मतलब कि यदि हम बात करें सोयाबीन से और मूंगफली से हमें प्राप्त होता है, तो हर प्रकार से भारत के अर्थव्यवस्था को योगदान देने के लिए कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों आप इसका डिटेल आंसर अपनी बुक में देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खनिज पदार्थ का क्या महत्व है? तो ऐसे पदार्थ जो जमीन को खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोग है, क्योंकि आप देखते होंगे लोहे के बिना हमारा विकास संभव नहीं है। तो लोहा एक अति महत्वपूर्ण खनिज है, और सोना और चांदी जो आभूषण के लिए हम उपयोग करते हैं, और कोयला भी एक प्रकार का खनिज है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और दोस्तों यह प्रश्न को आप डिटेल से अपनी बुक में देख लेंगे। आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको इसका डिटेल भी बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपको आज 6 प्रश्न यहाँ से इंपोर्टेंट बताए हैं। अब आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको टोटल अभी तक 15 क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से आपको परीक्षा में 3 प्रश्न आने वाले हैं, और 3 के अथवा में आपको 3 प्रश्न और आएंगे, मतलब कि आपको 6 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर लीजिए और अभी से इन प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।